Dear students, today we are on the lecture number 15, that is wind energy system. In previous lectures we have already gone through the different types of wind energy systems with different parts, but in this particular lecture we are going to discuss in details the working of every part. So in particular this slide you are seeing the different parts of the windmill: blades, rotor, low speed shaft, gearbox, controller, anemometer, wind vane, nacelle, high speed shaft, generators, yaw motors, tower, yaw drive, brakes, all these. Now this particular slide you can see the large size wind turbine. Here everything is very clear. Blades, big blades. By using the wind velocity, blades are rotating and it is coupled to the rotor of the turbine, through which we are generating the power. Now with the different parts discussion, first we come to the anemometer. Basically it measures wind speed and transmit wind speed data to the controller. Next thing is blades. बहुत सारे विंड टर्बाइन में आपने देखा होगा 2 या 3 ब्लेड्स होती हैं. Wind blowing over the blade causes the blades to lift and rotate. एक थ्रस्ट, जो हवा के थ्रस्ट के कारण ब्लेड्स लिफ्ट होती हैं और उसके बाद फिर वो घूमती हैं. ब्रेक्स, a disc brake which can be applied mechanically, electrically or hydraulically to stop the rotor in emergency situations. टरबाइन की ब्लेड्स को आपको यदि रोकना है तो हमें ब्रेक का उपयोग करना पड़ेगा इमरजेंसी कंडीशंस में, वरना एक्सट्रीम स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो देयर में बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल डैमेज. तो ब्रेक उस वक्त यूज़ होते हैं जब हमको टरबाइन को रोकना है. कंट्रोलर. द कंट्रोलर स्टार्ट अप विंड टरबाइन at a wind speed of around 3.6 to 7.2 meter per second and shut off, रोक देता है 24.6 मीटर पर सेकेंड पर. टर्बाइन do not operate at wind speed above 24.6 मीटर पर सेकेंड because they might be damaged by high winds. ये रेंज है जिसके बीच में टर्बाइन इतनी विंड वेलोसिटी पे काम करती है और पावर जनरेट करती है. यदि इससे इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो देयर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल डैमेज. तो ये कंट्रोलर उस लिमिट में ही उसको काम करने देता है, नहीं तो रोक देगा. गियर बॉक्स, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, गियर बॉक्स, इसमें गियर्स होते हैं जो कि एक स्पीड से दूसरे स्पीड में ट्रांसमिट करते हैं. यदि कम स्पीड पे, क्योंकि डायरेक्ट विंड से, विंड ब्लेड्स के थ्रू आप उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं दे सकते हो, इसलिए हम गियर बॉक्स लगाते हैं, जिससे कि क्या रहता है कि उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है. गियर कनेक्टेड द लो स्पीड शाफ्ट टू द हाई स्पीड शाफ्ट एंड इंक्रीज द रोटेशनल स्पीड्स. द रोटेशनल स्पीड रिक्वायर्ड बाय मोस्ट जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको जनरेटर की स्पीड को ज़्यादा स्पीड पर घुमाना पड़ता है, और जो हमारी विंड टर्बाइन की ब्लेड्स होती हैं जो कि हवा की वेलोसिटी से घूमती हैं, उसकी वेलोसिटी के कम होने के कारण विंड जो ब्लेड्स होती हैं वो जिस स्पीड से रोटर की शाफ्ट घूमना चाहिए, जनरेटर की शाफ्ट, वो स्पीड नहीं होती है, तो हमको गियर बॉक्स का उपयोग करना पड़ता है. द गियर बॉक्स इज़ कॉस्टली, काफ़ी महंगा होता है ये, एंड हैवी भी होता है. इट इज़ द हैवी पार्ट ऑफ द विंड टर्बाइन एंड इंजीनियर्स आर एक्सप्लोरिंग डायरेक्ट ड्राइव जनरेटर्स that operates at lower rotational speed and do not need gearbox. तो अभी जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से टरबाइन को डिज़ाइन करें जिससे कि हम टरबाइन की शाफ्ट को डायरेक्टली कपल कर दें, तो हमको गियर बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाउ कम टू द पॉइंट, जनरेटर.
जैसा कि नाम दिख रहा है, जनरेटर पावर जनरेट करेगा। जब इसकी शाफ्ट को घुमाया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में जब शाफ्ट घूमेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यूजुअली एंड ऑफ द सेल्फ इंडक्शन जनरेटर दैट प्रोड्यूसेस 50 साइकिल्स एसी इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम जानते हैं 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पर उसी की बात हो रही है, 50 साइकिल्स एसी इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो जनरेटर है वो 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई जनरेट करता है। हाई स्पीड शाफ्ट, इट ड्राइव्स द जनरेटर वाया स्पीड अप गियर, जो भी हम पीछे बात किए थे गियर बॉक्स की, उसको कनेक्ट करके आप शाफ्ट की स्पीड को बढ़ा देते हो। नेसल, द रोटर अटैच टू द नेसल, जो हमारा ब्लेड्स घूमती हैं तो उससे जो रोटर में आती हैं यही कनेक्टेड होता है, विच इज़ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर होता है, एंड इंक्लूड्स ए गियर बॉक्स, यहीं पर गियर बॉक्स लगा होता है। लो एंड हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर, कंट्रोलर एंड ए ब्रेक, ये सारी चीज़ें वहीं पर होती हैं। ऑल्सो इट covers and protects the component inside the nacelle. Some nacelles are large enough for technician to stand inside while working. काफ़ी बड़े होते हैं, आप इसके अंदर भी खड़े होके जो अंदर हमारे इंजीनियर्स हैं वहीं पर काम करते हैं। Pitch, blades are turned or pitched out of the wind to keep the rotor from turning in winds that have speeds too high or too low to produce electricity. Upwind and downwind, the upwind turbine operates facing into the wind in front of the tower, whereas the downwind runs facing away from the wind after the tower. Vanes, it measures the wind direction and communicates with the yaw drive to orient the turbine properly with respect to the wind. मतलब जिस दिशा से हवा आ रही है तो इसका ये काम होता है कि जो विंड की ब्लेड्स हैं वो इस तरीके से सेट की जाएं या उसके फेस ऐसा हो कि मैक्सिमम हवा को ये यूज़ कर सके और मैक्सिमम स्पीड पर घूम सके। योर ड्राइव, इट कीप्स द अपविंड टर्बाइन फेसिंग इनटू द विंड एज द विंड डायरेक्शन चेंजेस। विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो एज पर दैट दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट ड्राइव्स to get the maximum wind. Yaw motor powers the yaw drive. Downwind turbines do not require a yaw drive and the wind blows the rotor downwind. हवा के हिसाब से इसको हमें ऑटोमेटिकली सेट होता है ये। अब बात करते हैं रोटर की। द पोर्शन ऑफ द विंड टर्बाइन that collects energy from the wind is called the rotor. The rotor usually consists of two or more wooden, fiberglass और metal blades. metal blades ही होती हैं आजकल, लकड़ी की और fiberglass की तो नहीं होती हैं जो commercial turbines होती हैं। which rotates about an axis, horizontal और vertical, दोनों टाइप की हो सकती हैं, horizontal भी हो सकता है, vertical भी हो सकता है, at a rate determined by the wind speed and the shape of the blades. The blades are attached to the hub, which in turn is attached to the main shaft. Drag design, blade design operate on either the principle of drag or lift. For the drag design, the wind literally pushes the blades out of the way. Drag powered wind turbines are characterized by slower rotational speeds and high torque capabilities. They are useful for the pumping, sawing or grinding work. For example, a farm type windmill must develop high torque at startup in order to pump or lift water from deep well. Lift design. The lift blade design employs the same principle that enables airplanes, kites and birds to fly. The blade is essentially an airfoil or wing. When airflow past the blade, a wind speed and pressure differential is created between the upper and lower blade surfaces. The pressure at the lower surface is greater and thus acts to lift the blade. When blades are attached to a central axis,
Like a wind turbine rotor, the lift is translated into rotational motion. Lift-powered wind turbines have much higher rotational speed than drag type and therefore well suited for electricity generation. Commercial generations में इनका ज़्यादा उपयोग होता है. Next thing is tip speed ratio. It is the ratio of rotational speed of the blade to the wind speed. The larger this ratio, the faster the rotation of the wind turbine rotor at a given wind speed. Electricity generation requires high rotational speeds. Lift type wind turbines have maximum tip ratio of around 10, while drag type ratios are approximately 1. Given the high rotational speed requirement of electrical generators, it is clear that the lift type wind turbine is most practical for these applications. The number of blades that make up a rotor and the total area they cover affect wind turbine performance. For a lift type rotor to function effectively, the wind must flow smoothly over the blades. To avoid turbulence, spacing between blades should be great enough so that one blade will not encountered and disturbed. Weaker airflow caused by the blade which passes before it. It is because of this requirement the most wind turbines have only 2 or 3 blades on their rotors. ये चीज़ आपको समझ में आई, इसीलिए सिर्फ 2 या 3 ब्लेड्स ही होते हैं. अब बात करते हैं जनरेटर की. द जनरेटर इज द कन्वर्ट्स द टर्निंग मोशन ऑफ विंड टर्बाइन ब्लेड्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि विंड वेलोसिटी के कारण आपके ब्लेड्स घूमेंगी और ब्लेड्स के कारण आपका जनरेटर में रोटेशन आएगा. ऑन दैट पर्टिकुलर टर्निंग मोशन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. इनसाइड दिस कंपोनेंट कॉइल्स ऑफ वायर जो बनते हैं, कॉइल वायर से ही कॉइल बनती है, आर रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कॉइल को, जो कि कंडक्टर से ही आप गोल घुमा के कॉइल बनाते हो, उसको जब वो घूमती है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है. डिफरेंट जनरेटर डिजाइंस प्रोड्यूसेस आइदर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट एज दे आर अवेलेबल इन लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट पावर रेटिंग्स. The generator's rating or size is dependent on the length of the wind turbines blades because more energy is captured by longer blades. जितनी लंबी ब्लेड होगी उतना हवा के अक्रॉस वो आएगी और उसके कारण ब्लेड घूमेगी ज़्यादा तेज, जिससे कि आपका जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. It is important to select the right type of generator to match intended use. Most home and office appliances operates on 240 volts 50 hertz cycles. AC 50 hertz cycles, that means frequency. 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो कि सिंगल फेज सप्लाई होती है. ज़्यादातर हमारे घरों में यही है. ज़्यादातर क्या यही है ही, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई जो है AC सिंगल फेज ही होती है. Some appliances can operate on either AC or DC, such as light bulbs, resistance heaters, and many other can be adopted to run on DC. ये स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं बहुत सारे जो कि हम DC पर ही रन करते हैं. Storage systems using batteries store DC and usually are configured at the voltage of 12 volts and 120 volts. ज़्यादातर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ही होता है. Generators that produce AC are generally equipped with features to produce the correct voltage of 240 volts and constant frequency, that is 50 hertz, even when the wind speed is fluctuating. ये एक कंस्टेंट होता है विंड मिल के साथ, क्योंकि जो हवा की वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, तो विंड स्पीड हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जब पावर जनरेट हो
वो पर्टिकुलर वोल्टेज पे और फ्रिक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज कांस्टेंट होना चाहिए। DC generators are normally used in battery charging applications and for operating DC appliances and machineries. They also can be used to produce AC electricity with the use of inverter, which converts DC to AC. Inverters जैसा कि हमारे घर पे लगा रहता है, आप देखे होंगे कि बैटरी से हमको DC मिलता है, उस DC को हम AC में कन्वर्ट करते हैं थ्रू इन्वर्टर्स। नाउ कम टू द पॉइंट, ट्रांसमिशन। द नंबर ऑफ revolutions per minute, that is RPM, of a wind turbine rotor can range between 40 RPM and 400 RPM। 40 RPM और 400 RPM के बीच में ट्रांसमिशन की स्पीड होती है। डिपेंडिंग ऑन द मॉडल एंड द विंड स्पीड, generators typically requires RPM of 1200 to 1800. As a result, most wind turbines requires a gearbox transmission to increase the rotation of the generators to the speeds necessary to efficient electricity production. अभी आपने देखा कि जो ब्लेड्स घूमेगी 40 RPM से 400 RPM, इससे हमको 1200 से 1800 RPM करना है, क्योंकि ये रोटर, जो जनरेटर का रोटर जब घूमेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हाई स्पीड पे कॉइल्स घूमेंगी तभी पावर जनरेट हो पाएगा। तो हमको इस स्पीड को बढ़ाने के लिए गियर्स की ज़रूरत होती है, जो इसको हम गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। यही जो होता है वो हमारी स्पीड को बढ़ाता है। Some DC type wind turbines do not use transmissions. Instead of that, they have a direct link between the rotor and generator. These are known as direct drive systems. यहाँ पर जो रोटर है वो डायरेक्टली कपल्ड होता है जनरेटर से, और सीधा जितनी स्पीड से आपका रोटर घूम रहा है जनरेटर भी उतनी ही स्पीड से घूमता है। इन्हीं सिस्टम्स को बोलते हैं डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम्स। Without a transmission, wind turbine complexity and maintenance requirements are reduced. जहाँ पर गियर बॉक्स नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर मेंटेनेंस का काम कम हो जाता है। But a much larger generator is required to deliver the same power output as the AC type wind turbines. टावर बेसिकली वो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिस पर ऊपर विंड मिल या आपकी ब्लेड्स अटैच्ड होती हैं, पूरा रोटर अटैच्ड होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। द टावर ऑन विच अ विंड टर्बाइन इज माउंटेड इज जस्ट नॉट ए सपोर्ट स्ट्रक्चर, ऑल्सो रेजेस द विंड टर्बाइन सो दैट इट्स ब्लेड्स सेफली क्लियर द ग्राउंड एंड सो इट कैन रीच द स्ट्रॉन्गर विंड्स एट हायर एलिवेशंस। जो विंड की वेलोसिटी है वो थोड़ी जब हम हाइट पर जाते हैं तो हमें ज़्यादा मिलती है, तो हमारे लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम जो ब्लेड्स हैं टरबाइन की, उस पूरा जो सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर हाइट पर रखेंगे तो हमको विंड वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी और पावर जनरेशन ईजी होगा। मैक्सिमम टावर हाइट इज़ ऑप्शनल इन मोस्ट केसेस except where zoning restrictions apply. The decision of what height tower to use will be based on the cost of taller towers versus the value of the increase in energy production resulting from their use. Studies have shown that the added cost of increasing tower height is often justified by the added power generated from the stronger winds. Larger wind turbines are usually mounted on tower ranging from 40 to 70 meters tall. 40 से 70 मीटर तक ऊंचे टावर्स होते हैं जिस पर कि आप विंड मिल इंस्टॉल करते हो। टावर्स फॉर स्मॉल विंड सिस्टम्स आर जनरली गाइडेड डिज़ाइंस। गाइडेड का मतलब होता है उसको आप
गाइड वायर से खींचकर स्टैब्लिश करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने ट्रांसमिशन टावर्स पे जो टर्निंग पे मोड़ पर रहते हैं, वहाँ पर यदि आपका दो तरीके से वायर आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर एंगल पर है तो वो टावर या पोल की गिरने की संभावना रहती है। तो हम गाइडेड वायर उसके अपोजिट साइड से खींच के उसको बांध देते हैं, जिससे वो पोल गिरता नहीं है। तो गाइडेड डिज़ाइंस भी हो सकती हैं यहाँ पर, मतलब उस टावर को आप 3 या 4 गाइडेड वायर से खींच के नीचे ज़मीन में टाइट कर देते हो, तो वो गाइडेड डिज़ाइन कहलाती है। दिस मीन्स दैट देयर आर guy wires anchored to the ground on 3 or 4 sides of the tower to hold it erect। उसको इरेक्शन मतलब ऊपर टावर को खड़ा करने के लिए हम 3 या 4 गाइडेड वायर से उसको बांध के उसको नीचे खींचकर ज़मीन पर गाड़ देते हैं। These towers cost less than फ्री स्टैंडिंग टावर्स। स्वाभाविक है कि जो फ्री स्टैंडिंग टावर है उसको आपको नीचे ज़मीन को खोदकर आपको अंदर नींव में पूरा स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा आरसीसी डाल के फिर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन गाइडेड वायर तो क्या है, 3 वायर 4 वायर से वो उसका बैलेंस बना रहता है और टाइट रहता है। बट रिक्वायर्स मोर लैंड एरिया टू एंकर द गाई वायर्स। अब जो इसमें गाइडेड वायर्स रहेंगे तो स्वाभाविक है उसमें जगह हमको ज़्यादा लगेगी। सम ऑफ दीज गाइडेड टावर्स आर इरेक्टेड बाय टिल्टिंग देम अप। दिस ऑपरेशन कैन बी क्विकली accomplished using only a winch. This operation can be quickly accomplished using only a winch with the turbines already mounted on the tower top. This simplifies not only installation but maintenance as well. Towers can be constructed of a simple tube, wooden pole or a lattice of tubes, rods and iron angle. Large wind turbines may be mounted on lattice tower, tube tower or guided tilt up towers. Towers must be strong enough to support the wind turbines and to sustain vibrations, wind loading and the overall weather elements for the lifetime of the wind turbine. Their cost will vary widely as the function of design and height. स्वाभाविक है जितना ऊंचा टावर रहेगा उसके डिज़ाइन थोड़ा सा क्रिटिकल होता है और वो उतना ही कॉस्टली होगा। Now come to the operating characteristics of windmills. All the wind machines share their certain operating characteristics such as cut-in, rated and cut-out wind speeds. What do you mean by cut-in speed? It is the minimum wind speed at which the blades will turn and generate usable power. This particular wind speed is typically between 10 and 16 km per hour. Rated speed. The rated speed is the minimum wind speed at which the wind turbine will generate its designated rated power. For example, a 10 kilowatt wind turbine may not generate 10 kilowatt until wind speed reaches to 40 kilometers per hour. Rated speed for the most machine is in the range of 40 to 55 kilometers per hour. At wind speeds between cut-in and rated, the power output from a wind turbine increases as the wind increases. The output of most machines level off above the rated speeds. Most manufacturer provides graph and it is called the power curves, showing how their wind turbines operate or varies with the wind speed. एक ऑपरेटिंग कर्व बोलते हैं, उसमें मिनिमम विंड वेलोसिटी से लेके मैक्सिमम विंड वेलोसिटी जिस पर कि ये विंड टरबाइन ऑपरेट होती है और उस रेंज में कितना कितना पावर आउटपुट हमको मिलता है, दैट पर्टिकुलर कर्व इज कॉल्ड द
power curves. Cutout speed at very high wind speeds, typically maybe between 72 and 128 km per hour. Most wind turbine ceases पावर जनरेशन एंड शटडाउन, मतलब रुक जाता है पावर जनरेशन, टरबाइन सीज हो जाती है, रुक जाती है और पावर जनरेशन रुक जाता है. द विंड स्पीड एट विच शटडाउन ऑकर्स इज कॉल्ड द कटआउट स्पीड, जिस पर कि हमारा पावर जनरेशन रुक जाएगा और विंड टरबाइन जो है वो रुक जाती है, उसको कटआउट स्पीड कहा जाता है. हैविंग ए कटआउट स्पीड इज ए सेफ्टी फीचर विच प्रोटेक्ट्स द विंड टरबाइन फ्रॉम डैमेज. स्वाभाविक है कि यदि इस पर्टिकुलर स्पीड विंड स्पीड से ज़्यादा पर आप विंड स्पीड को परमिट करोगे तो देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल शटडाउन, या हो सकता है कि मैकेनिकल डैमेज हो जाए, ब्लेड टूट जाए, टरबाइन अपने फाउंडेशन से बाहर आ जाए, तो ये एक सेफ्टी फीचर होता है. शटडाउन में occur in one of several ways. In some machines an automatic brake is activated by a wind speed sensor. एक विंड स्पीड सेंसर लगा रहता है और एबनॉर्मल स्पीड में वो इस ब्रेक को एक्टिवेट करके उसको रोक देता है. Some machines twist or pitch the blades to spill the wind. Still other use spoilers, drag flaps mounted on the blades or the hub, which are automatically activated by high rotor RPM, or mechanically activated by a spring loaded device which turns the machine sideways to the wind stream. Normal wind turbine operations usually resumes when the wind drops back to a safe level. एक्सट्रीम कंडीशंस में विंड टरबाइन के रोटेशन रोक देगा और जब नॉर्मल कंडीशन रेज्यूम होती है तो हमारी विंड टरबाइन जो है फिर से ऑपरेशन में आ जाती है. नाउ कम टू द बेड्स लिमिट. इट इज़ द फ्लो ऑफ एयर ओवर द ब्लेड्स एंड थ्रू द रोटर एरिया दैट मेक्स अ विंड टरबाइन फंक्शनिंग. The wind turbine extract energy by slowing the wind down. The theoretical maximum amount of energy in the wind that can be collected by wind turbine's rotor is approximately 59%. This particular value is known as the Bed's limit. If blades were 100% efficient, a wind turbine would not work because the air, having given up all its energy, would entirely stop. In practice, the collection efficiency of rotor is not as high as 59%. A more typical efficiency is 35 to 45%. A complete wind energy system including rotor, transmission, generator, storage and other devices, which all have less than perfect efficiencies, will deliver between 10 and 30% of the original energy available in the wind. क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम होता है और ओवरऑल एफिशिएंसी ही हर एक इंडिविजुअल की बाद में कलेक्टिव एफिशिएंसी ही देखी जाती है. तो यहाँ पर हमने देखा सारे पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स विंड टरबाइन के और उसकी ऑपरेटिंग कैसे होती है, क्या विंड वेलोसिटी की रेंज होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी. नाउ वी कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड मशीन्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मशीन, नंबर ऑफ ब्लेड्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टावर, स्टार्टिंग टॉर्क, रोटर स्पीड एंड पावर. तो पहला जो हम यहाँ देख रहे हैं प्रोपेलर टाइप मशीन होती है जिसमें 2 या 3 ब्लेड होते हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल होता है. रोटर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टावर जो है वो अपविंड और डाउनविंड दोनों हो सकती हैं. स्टार्टिंग टॉर्क इसका मॉडरेट होता है. रोटर स्पीड हाई होती है, मतलब फास्ट है. और पावर जो हमको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में मिलता है. मल्टी ब्लेडेड मशीन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ब्लेड इसमें 6 से 24 हो सकती हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल होता है. रोटर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टावर अपविंड होता है. स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई होता है. रोटर स्पीड स्लो होती है. पावर
इसमें हमको मैकेनिकली मिलता है। सेवेनियस मशीन में 2 या 3 ब्लेड्स होती हैं, वर्टिकल होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाई स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है इसका, वेरी हाई होता है, रोटर स्पीड कम होती है, यहाँ पर भी पावर हमको मैकेनिकली ही मिलता है। उसके बाद जो डेरियस मशीन होती है, डेरिस मशीन, इसमें भी ब्लेड्स 2 या 3 ही होती हैं, वर्टिकल एक्सिस रोटेशन होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, रोटर स्पीड इसकी फास्ट होती है, पावर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मिलता है। तो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये देखा कि क्या इसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन जो चीज़ें होती हैं, विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, और उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मिली, और अगले कुछ लेक्चर्स में हम उसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के पार्ट देखे। बेसिकली मशीन तो एक ही होती है और उसके बहुत सभी पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।